Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too at your home. So, students, today we are going to learn chapter 7, that is consumer in the market. फाइन, आज हम कंज्यूमर इन द मार्केट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. और इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं. हम लर्न करेंगे कि हमें कितनी अवेयरनेस रखनी चाहिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं. राइट, कभी कभार आपको पता होगा कि किस तरह से हमें आइडिया नहीं होती और कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर वो उसकी डेट जो होती है वो एक्सपायर्ड हो जाती है. तो कभी भी मार्केट में कोई भी चीज़ें लेने जाओ तो उसकी जो डेट वगैरह वो हमें प्रॉपरली क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए. कभी कभार हम ऐसे ही लेके आते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो होती है वो एक्सपायर डेट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, हमारी हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम्स होते हैं. हम देखे ही नहीं, एक दो बार हमने वो चीज़ बना ली, फिर हमें आइडिया है कि ओहो ये तो चीज़ पुरानी है, हमने डेट चेक नहीं की. तो हमेशा कंज्यूमर जो होता है उसके राइट्स होते हैं कि हमें हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लेने की, वो किस तरह से चेक करने के लेने की, और उसमें जो प्रोडक्ट का हॉलमार्क होना चाहिए क्या वो प्रोडक्ट का हॉलमार्क है कि नहीं है, वो सब अवेयरनेस हमें मार्केट में रखनी चाहिए. तो आज हम इस ये चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंज्यूमर इन द मार्केट. राइट, वी परचेज मैनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट लाइक शॉप्स in society, weekend markets, big shopping complex and shopping malls. One has to pay a money to purchase goods from these markets. The person who pay or purchases a product is called a consumer. Invariable, invariable, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with that product they purchased or don't get their money worth from the market. As a consumer, we ought to get a quality products, not to suffer a loss. For this, the government has sections of particular symbols or marks for different products tested by them. देखो, अभी कभी कभार काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ना जो मार्केट में आती है बट हमें पसंद आती है, तब तो हम ले लेते हैं, बट उस चीज़ से सेटिस्फाइड होते नहीं हैं. राइट, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैगी की बात करें तो बीच में बहुत टाइम पहले मैगी में बैन लग गया था. नेस्ले की काफ़ी सारी मैगी आती है जो नेस्ले की कंपनी की मैगी में बैन लग गया था. उससे बोलते थे कि बच्चों को इश्यू वगैरह होता है, वो उसे खाने से बच्चों की हेल्थ ख़राब हो रही थी. तो उसकी जगह पे काफ़ी दूसरी प्रोडक्ट्स आई मैगी की, लाइक पतंजलि की मैगी आई, यूपी की मैगी आई, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैगी आई. बट जो मैगी नेस्ले की इतनी अच्छी चलती है, जो उसमें टेस्ट आता है वो जो डिफरेंट मैगी थी उसमें वो टेस्ट आता नहीं है. राइट, काफ़ी लोगों ने लाइक 1 2 3 लोकल कंपनी की जो मैगी आती है वो स्टार्ट हुई. फिर यूपी की, उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह हैं. फिर नॉर की भी नहीं, नॉर की नहीं, बट चिंग्स के भी नूडल्स वगैरह और उस टाइप में भी मैगी डिफरेंस आई. बट वो इतनी सक्सेस नहीं हुई जितनी नेस्ले की मैगी सक्सेस है. राइट, आज भी आप मैगी लेने जाओगे ना तो ऑलमोस्ट आपको जो दुकानदार होगा ना वो वही मैगी देगा नेस्ले की, या फिर कभी कभार पूछता है कि कौन सी मैगी चाहिए. तो ये जब चीज़ें हम मार्केट में लेने जाते हैं तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि मतलब सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी निकली, पर कभी कभार हम सेटिस्फाइड नहीं भी होते. जैसे कि कपड़ों की बात ले लो, जो कपड़े ब्रांड के होते हैं और लोकल होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस वगैरह होता है. जैसे कि कपड़े की बात ले लो, अब कपड़े में आपने देखा होगा कि है ना, ब्रांड के भी मिलते हैं अच्छे से और लोकल भी मिलते हैं, है ना, दोनों टाइप्स के कपड़े मिलते हैं. अगर आपको ब्रांड के और अच्छे से कपड़े चाहिए तो जैसे कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है, देखो अभी है ना ट्रेंड्स है, राइट, जो रिलायंस का खुला है, उसमें आपको काफ़ी ऑफर्स आती है, बट ब्रांडेड कपड़े की ऑफर्स में आपको बहुत अच्छे से कपड़े मिलते हैं. एंड लोग उसमें भी ऑफर लगते हैं, लाइक फेस्टिवल्स होते हैं तो 20% ऑफर, 30% ऑफर, ये सारे रखते हैं. ठीक है, डिस्काउंट रखते हैं. तो हम क्या बोलते हैं
किसी की क्या होता है कि भाई नो डाउट और ब्रांड के कपड़े भले थोड़े से महंगे हैं बट अच्छे से आएंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग करेंगे। बट अगर कोई नॉर्मल लोकल कपड़े लो तो बोलेंगे फिर एक दो वॉश करो, चले ना चले हमें कैसे पता चले उसकी क्वालिटी कैसी होगी। लाइक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। बट फिर भी ब्रांड के जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनको इतने एक्सपेंसिव कपड़े ना समझ में आए, तो हम तो क्या करेंगे कि भाई उसी शॉप से लेंगे जिस शॉप से हम नॉर्मली लेते हैं, राइट। फिर वो हमें क्या बोलते हैं कि गारंटी के साथ देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं निकले तो आप रिटर्न कर देना, राइट। ऐसे होता है ना। हम भी काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं, फिर नहीं समझ में आते तो वो रिटर्न भी कर लेते हैं, पर वो भी क्या बोलते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। बट कभी कभार कपड़े ऐसे भी आ जाते हैं जो हम लेके तो आए एंड देन आफ्टर जो शॉपकीपर है वो ऐसे बोलेगा कि रिटर्न नहीं होगा, या है ना बैक रिटर्न होगा तो उसके जगह पे उस वही क्वालिटी का आपको दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा, या तो फिर रिटर्न होगा ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई हमें कभी कभार उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो कपड़े का जो कपड़ा है जो वॉश के बाद एक दो वॉश के बाद बहुत गंदा हो जाए, सही ना लगे, तो वो क्या हो जाता है फिर हम उससे सेटिस्फाइड होते नहीं हैं। नहीं होते ना हम सेटिस्फाइड कभी कभार कि भाई नहीं ये चीज़ तो मुझे कम समझ में आई, ये चीज़ तो अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लूँगी। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम अवेयर रहेंगे कि भाई ये चीज़ हमें लेनी नहीं है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है खाने पीने की जिसमें हम सेटिस्फाइड होते हैं और कभी कभार होते भी नहीं हैं। इसलिए काफ़ी ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंज्यूमर जो हो वो सेटिस्फाइड टोटली हो, तो गवर्नमेंट ने दूसरे दूसरे हॉलमार्क लगाए हैं जिससे क्या हो कि वो जो प्रोडक्ट्स हो वो लेने में वो सिंबल होना कंपलसरी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रखे हैं ताकि जो हम ये प्रोडक्ट्स लेने जाएं तो ये सिंबल्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल दे रखा है, उसमें डिफरेंट सिंबल्स दे रखे हैं। लाइक एग मार्क सिंबल्स यूज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ISI symbol used for household products, wool mark symbol is used for woolen product, BIS hallmark is used for silver and gold ऑर्नामेंट्स। अब जब भी हम ये चीज़ देखने जाए तो हमें ये सिंबल हो वो देखना ज़रूरी है। इवन दो मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, एक्सपायर्ड डेट कौन सी है, वो भी देखना ज़रूरी है। अब उसके नीचे देखो क्या लिखा है, अब उसके नीचे देखो क्या लिखा है, यूजुअली द थिंग्स मार्क्ड बाय दिस सिंबल आर नॉट बैड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जब भी ये प्रोडक्ट्स लेने जाओ, ये क्वालिटी लेने जाओ, ये प्रोडक्ट्स लेने जाओ जिसमें ये सिंबल्स हो, जो गवर्नमेंट टेस्टेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने सेक्शंस किए हो पर्टिकुलर सिंबल इस प्रोडक्ट्स के लिए, तब आपको ये प्रोडक्ट जो है वो आपको उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो खराब मिलेगी नहीं, अच्छी सी ही मिलेगी। अदरवाइज हमें कोई क्वालिटी बहुत बेकार आ जाती है या किसी में हमें इतनी सारी क्वांटिटी दिखाए पर अंदर से कुछ निकले ना, तो उसमें हम कंज्यूमर जो हैं वो सेटिस्फाइड होते नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे सिंबल सेक्शंस किए हैं कि जब भी ये प्रोडक्ट्स लेने जाओ ये सिंबल्स होना ज़रूरी है। सेकेंडली डेट्स वगैरह हमें चेक करने की, देन आफ्टर हमें उसकी क्वालिटी वगैरह देखने की। फिर वो जो प्रोडक्ट्स जो हैं ये जो आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट्स में आपको क्वालिटी जो है वो सही मिलेगी, बैड नहीं मिलेगी। फाइन। सो there is a green color mark for vegetarian edibles and there is a red color mark for non-vegetarian animals। अब जो भी चीज़ खाने की होगी जिसमें ग्रीन कलर मार्क होगा वो किसके लिए होगा, वेजिटेरियन एडिबल्स के लिए, और जिसमें रेड कलर होगा वो किसके लिए होगा, नॉन वेज वेजिटेरियन एडिबल्स के लिए होगा, राइट। नाउ आपने ये भी मैसेज सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। What does the word jago means? What should the consumer be aware of? Discuss. What are your responsibility as a consumer? Explain. देखो, what is the meaning of जागो ग्राहक जागो। अब आपको इसी से ही पता चल गया होगा कि
जागो ग्राहक जागो का मीनिंग क्या हो? जागो ग्राहक जागो का मीनिंग ये, कोई भी चीज़ हम लें, किसी तरह से भी ले, उसमें हमें जो भी हमारी एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें चेक करनी चाहिए। पहले तो मैन्युफैक्चर डेट कब उसकी आई थी, देन आफ्टर एक्सपायर डेट कौन सी है, फिर जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर, या फिर रिलेटेड टू वुलन, उसका वो सिंबल है उसमें कि नहीं है। अगर वो सिंबल उसमें नहीं है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें चीज़ लेनी चाहिए नहीं। सेकेंडली, जो डेट जो रुपीस लिखे हैं, लाइक 200 रुपीज़ लिखे हैं, तो हमसे 250 ले रहा है, फिर ऐसे बोले कि इसका ऐड टैक्स हुआ है, इसका ऐड टैक्स हुआ है, तो वो हमें चेक करना चाहिए कि रियली में इतनी इसकी मार्केट प्राइस है कि हमें यहाँ पे ये लोग महंगी दे रहे हैं। अगर हमें ऐसे लगे कि ये जो रिटेलर, ये जो शॉपकीपर है वो हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर कॉन्टैक्ट में जो नंबर कंप्लेन का होता है उसमें हमें कंप्लेन करनी चाहिए, और उसके बारे में हमें उसको बताना चाहिए कि भी इस प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये जो है शॉपकीपर, वो इस ये प्रोडक्ट 200 के प्राइस के 250 या 300 में बेच रहा है, या अगर वो प्रोडक्ट सही ना हो, उस प्रोडक्ट में हमें कुछ ना कुछ ऐसे लगे कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी जो प्रोडक्ट जो बाहर से मैन्युफैक्चर्ड होके आई है उसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है। ये काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? See, here it is written, if not satisfied with the goods and service of packet commodity, approach a consumer care, sell the details of which are given on the package. If you are right to know the gross weight of packed commodity and demand a printed receipt free of cost from the retailer dealing packaged commodities. Be alert and enforce your rights as a consumer. एज अ कंज्यूमर हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पैकेट है वो प्रॉपरली जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पैक्ड होके आता है वो पैक्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी हम उसमें क्या करते हैं कि भाई क्या करते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, ये कंज्यूमर का राइट होता है कि ये सारी चीज़ें में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें क्या करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। Rights are given to the consumer so that he and she gets his worth money while purchasing a product. ये क्यों राइट्स दे रखे हैं? क्योंकि जब भी हम ये प्रोडक्ट्स लेने जाएं, जब भी हम ये प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, उसमें अगर हम सेटिस्फाइड ना हो तो ये हमारे राइट है कि हमें उनकी प्रोडक्ट्स की कंप्लेन करना चाहिए। तो जब भी कोई भी गुड्स परचेज करो उसमें हमें अलर्ट रहना चाहिए। अभी तक आप ऐसे ही ले रहे होंगे, अब ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद ये सब चीज़ें जो है वो नोट करना, ये क्या है, कंज्यूमर के राइट है, राइट? Second, right to get information about good, to choose and complain if not satisfied with that purchased good. अगर आपने ये जो भी प्रोडक्ट परचेज किया उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही है, तो भी कंज्यूमर के ये राइट होते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट की क्या करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। राइट्स टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड परचेज। जब भी कोई भी चीज़ लेने जाओ, आपको पता होगा कि हमें पूरा का पूरा बिल नहीं मिलता है, राइट? तो और अगर वो बिल मिले तो वो ऐसे ही पेन पेपर में लिख के दे देते हैं, जो कच्चा बिल बनता है, राइट? तो हमारे कंज्यूमर की एज अ राइट होते हैं कि जो भी चीज़ लेने जाओ उसका प्रॉपर बिल बनवाओ। अगर वो प्रॉपर बिल नहीं बना के देता तो ये हमारा राइट है, तो हमें उसको कंप्लेन करनी चाहिए कि वो हमें प्रॉपर बिल नहीं दे रहा है। बिल होना ज़रूरी है, तो ही जो होगा हमारे जो कंज्यूमर राइट्स में जो क्या कहते हैं कि ये राइट है वो इंक्लूडेड होगा। हम तो काफ़ी बार ऐसे ही चीज़ें लेके आते हैं, देखते भी नहीं है कि इसका बिल ले कि नहीं, ठीक है, हम लेके आए सारी चीज़ें, डाल दी बैग के अंदर, चलो घर। हम कभी भी बिल वगैरह लेते ही नहीं, या बिल लेते हैं तो नॉर्मली वो पेन पेपर में लिखा हुआ होता है एंड टोटल करके दे के आते हैं। बट कंज्यूमर का ये राइट होता है कि जो भी चीज़ ले उसका पक्का बिल ले, ताकि जिस कस्टमर को वो चीज़ें दे रहा है उसमें कम या ज़्यादा प्राइस तो नहीं लगा रहा है वो,
सपोज कि 200 रुपीज़ की हमने दाल ली तो उसने कहीं बिल में 250 तो नहीं लगा लिया है, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर उसने ऐसी कोई छेड़खानी की हो या ऐसा कुछ किया हो तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनकी क्या कर सके, कंप्लेन कर सके। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर्स के राइट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। बट हम क्या करते हैं, ऐसे ही जाने देते, कभी भी ध्यान में देते नहीं हैं। बट अब से हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ थिंग्स टू नो में चले जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट गोज टू द गवर्नमेंट विच इज नोन एज अ टैक्स. The government use this money for our welfare. The consumer has the right to complain about the product if she is dissatisfied with it. देखो, अगर पक्का बिल बनेगा, प्रॉपरली सब कुछ बनेगा तो क्या होगा, जो भी बिल बनेगा तो उस कस्टमर, जो शॉपकीपर की उसकी जितनी भी इनकम होगी और हम जितना उनको पे कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पार्ट किस में जाएगा, एज अ टैक्स में कट होगा। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करती है, जो हमारे वेलफेयर जो चीज़ें हैं उसके लिए वो पैसे यूज़ करती है, ताकि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो इतनी सारी हम यूज़ करते हैं उसमें वो क्या करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे यूज़फुल के लिए होती है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पक्का बिल लो, पक्का बिल लो। हम डीमार्ट जाते हैं, राइट, या कोई भी शॉपिंग सेंटर मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको देखो मशीन थ्रू प्रॉपरली पूरा पक्का बिल ही मिलेगा, और काफ़ी जगह तो आपको कार्ड स्वाइप करने मिलेंगे। तो वो पूरा का पूरा जो बिलिंग वगैरह सिस्टम है वो पूरा का पूरा उनका बैंक थ्रू होता रहता है, जिससे आधा टैक्स जो उनके ईयरली या मंथली, ईयरली जो टैक्स पे हो जाते हैं उनके, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचता है। और जैसे ही गवर्नमेंट को ये सारे टैक्स पहुंचेंगे, पैसे मिलेंगे, तभी जाके जो हमारी बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की जो चीज़ें वगैरह है उसमें वो हमारी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है। बट काफ़ी लोग हैं जो कच्चा बिल ही देती है। काफ़ी आप शॉप्स में जाओगे जहाँ पे कपड़े लेते हैं तो नॉर्मल बिल बनता है, राइट, पक्का बिल नहीं बनता है। काफ़ी क्या कहते हैं कि भाई ग्रोसरीज के शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही होगा कि नॉर्मल बिल बनता है। बट हो सके तो उनसे क्या बोलना चाहिए कि हमें पक्का बिल दो, पक्का बिल इन द सेंस जिसमें पूरा प्रिंटेड हो, प्रॉपरली हो, और वो जो है वो उनका पैसा टैक्स एज अ टैक्स में कटिंग होता हो, ताकि जो भी टैक्स गवर्नमेंट को मिले वो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी में या कोई भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ों में गवर्नमेंट यूज़ करे। अगर कस्टमर जो है वो उन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। In October 2005, the Indian government passed a law that has RTI, that is Right to Information. It gives us the right to know about the functioning of various departments in the government office. 2005 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने क्या पास किया, लॉ, दैट इज आरटीआई। आरटीआई मीन्स व्हाट, राइट टू इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह है वो पब्लिक को प्रॉपरली मिले। ठीक है, now look at this picture and read the story. Mahesh Bhai buys a TV set from a shop. He also takes the bill and the warranty guarantee card. The TV stopped working after a while. Mahesh Bhai inquires about it as the TV shop. He does not get a satisfactory answer from the shopkeeper. He goes to the Consumer Protection Office to his district tech advice. Mahesh Bhai goes to the consumer court to file a case and take the registrations from the court office. Mahesh Bhai himself argues his case in the court. The judge checked the documents. The judge gives the verdict in this. He says, Mahesh Bhai paid the entire amount but did not get a quality TV set. A shopkeeper should not be irresponsible towards the needs of a consumer. Therefore, according to the court's order, a new TV should be given to the Mahesh Bhai in the place of old one within a week. अब देखो यहाँ पे महेश भाई जो हैं उन्होंने क्या लिया, मार्केट से टीवी लिया, उन टेक द बिल, उन्होंने बिल भी लिया और उसमें उनको वारंटी गारंटी कार्ड भी मिला। बट वो टीवी जो है वो वर्किंग करना बंद हो गया 1 वीक में ही। फिर महेश भाई किसके पास गए, तो शॉपकीपर के पास गए।
एंड शॉपकीपर को बोला कि मेरा टीवी वर्क नहीं कर रहा है, मैंने प्रॉपर बिल भरा है, मेरे पास प्रॉपर बिल भी है, मेरे पास वारंटी गारंटी कार्ड भी है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि मुझे या टीवी रिप्लेस करके दो या बना के दो, बट विथआउट एनी एक्सपेंस, क्योंकि वारंटी गारंटी कार्ड में तो 1 ईयर की 2 ईयर की गारंटी दे रखी होती है ना, 1 ईयर की आपको गारंटी मिले, वारंटी कार्ड 5 5 6 6 ईयर्स के मिलते रहते हैं। बट जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, प्रॉपर आंसर उसे नहीं दिया। अब महेश भाई ने क्या किया, तो उसने ऐसे किया, कंज्यूमर ऑफिस में क्या किया, उसने कंप्लेन की। अब उसने वो कंप्लेन की तो उससे क्या उसको फायदा मिला कि उसने कोर्ट में वो फाइल किया केस, एंड जज ने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली पढ़े। फिर उसने क्या किया, जज ने प्रॉपर डिसीजन लिया। उसने क्या डिसीजन लिया, तो उसने ये डिसीजन लिया कि जो भी महेश भाई ने पे किया है, पैसे पे किए, उनके पास प्रॉपर बिल है, उसके पास वारंटी गारंटी कार्ड है, तो शॉपकीपर को विद इन 1 वीक में क्या करना पड़ेगा, उसको न्यू टीवी दिलाना पड़ेगा। पुराने के जगह पे क्या दिलाना पड़ेगा, न्यू टीवी दिलाना पड़ेगा। अब उसने वो क्यों किया महेश भाई ने, क्योंकि उसके पास क्या था, प्रॉपर वारंटी कार्ड था, राइट। देन आफ्टर उसके पास बिल भी था। अगर महेश भाई के पास प्रॉपर पक्का बिल नहीं होता, उसके पास वारंटी गारंटी कार्ड नहीं होते, तो जज उसके हक में वो केस नहीं लेता, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स तो महेश भाई के पास होते ही नहीं, अगर वो कार्ड वगैरह नहीं लेता, बट वो कब मिला, जब उसने प्रॉपर बिल भरा, उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे। आज हम टीवी लेने जाए, फ्रिज लेने जाए या कुछ भी लेने जाए, हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर बिल होता है, राइट। उसका वारंटी गारंटी कार्ड होता है। अगर हम विथआउट बिलिंग वाला थोड़ा सा सस्ते में टीवी ले भी ले, फ्रिज ले भी ले, बट उसके बाद वो खराब हो जाए तो, और हमारे पास बिल भी ना हो तो कोई भी शॉपकीपर हमें जवाब नहीं देगा। अगर हम ऐसे सोचे कि हम कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करेंगे तो जज भी हमें यही बोलेगा कि आपने जो टीवी खरीदा उसका आपने बिल लिया उससे, तो आप बोलोगे नहीं मैंने तो नहीं लिया, तो वो जो केस होगा वो हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए बार बार कोई भी चीज़ लेने जाओ तो हमें पक्का बिलिंग होना ज़रूरी है, पक्का बिल होना ज़रूरी है, ताकि उस प्रोडक्ट में कोई भी बैड क्वालिटी आए, अगर शॉपकीपर हमें प्रॉपर जवाब ना दे, तो हम उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, हम उनके अपोज केस फाइल कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें का हो सेटिस्फेक्शन, जो भी चीज़ वारंटी गारंटी में आती हो उस हिसाब से हमें वो चीज़ मिले। तो महेश भाई ने भी क्या किया, उसने तो सब कुछ भरा था, तो जज ने सब कुछ पढ़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे, सब कुछ सही था। फिर उसने क्या किया, शॉपकीपर को बोला कि 1 वीक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पैसे जो है टीवी जो है वो पुराने के जगह पे न्यू उसको देना पड़ेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होता है वो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, जो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस भी रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम एक छोटी सी वीडियो भी देखते हैं। आप अपने उत्पाद पर ISI की परमिशन से लगा सकते हैं। ISI, जिसको आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS कहा जाता है, ने हर वस्तु का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने हर वस्तु को करने की विधि, गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक पर बना रखी है। अगर आपका उत्पाद उस तरीके से जांच में खरा उतरता है, तो आप अपने उत्पाद पर BIS की परमिशन से यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की परमिशन से ISI का मार्क लगा सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ आइटम को तो मैंडेटरी कर रखा है, जिन पर आपको या उत्पादक को ISI मार्क लगाना ही पड़ेगा, जैसे LPG सिलेंडर, बिजली का सामान, अस्पतालों में प्रयोग आने वाले उपकरण, सीमेंट, पैक किया हुआ पीने का पानी, बच्चों का आहार, स्टील तथा स्टील से बने उपकरण जैसे प्रेशर कुकर इत्यादि, बैटरी, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स। तो इन पर तो ISI मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। बहुत सुना होगा एग मार्क। एग मार्क भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है,
जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर उत्पादक यह दर्शाने के लिए लगाता है कि उसका उत्पाद डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा बनाए स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरेगा। यह मार्क पैक्ड दालों पर, वेजिटेबल ऑयल्स पर, व्हीट प्रोडक्ट्स पर, मिल्क प्रोडक्ट पर और जैसे शहद, चावल, बेसन एटसेट्रा इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। इसका सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत काम कर रही बॉडी DMI देती है। गोल्ड हॉलमार्क, यह वह मार्क है जिसको आपको छोटी से छोटी गोल्ड की कोई भी चीज खरीदते समय अवश्य देखना चाहिए। इसका मानक भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तैयार किया है। यह मार्क सन 2000 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। उस समय से लेकर अब तक छोटे छोटे ज्वेलर्स इसको लगाना जरूरी नहीं समझते और आपको बिना हॉलमार्क लगी हुई ज्वेलरी भी बेचते हैं। लेकिन अब आने वाली जनवरी 2021 से यह मार्क भी जरूरी हो जाएगा, यानी मैंडेटरी फॉर ऑल द ज्वेलर्स। इस मार्क में जिसमें पहले 4 चिन्ह होते थे, अब 5 साइन लगे होते हैं। मैं एक एक करके आपको इसका मतलब बताता हूँ। बराबर में एक बैंगल बना है, इस पर 1 2 3 4 5 लिखा है और 5 जगह 5 तरह के चिन्ह भी बने हुए हैं। पहले चिन्ह का क्या मतलब है? पहला चिन्ह BIS का लोगो है। ये लोगो ऊपर नीले रंग में भी आपको दिख रहा है, ये लोगो लगा हुआ है। दूसरा नंबर पर नंबर लिखा है 916। ये 916 इस बैंगल की गोल्ड की प्योरिटी बताता है, यानी 916 का मतलब है कि इस बैंगल में 91.6% गोल्ड है, जो अगर हम बदल कर देखें कैरेट में तो ये 22 कैरेट पाया जाएगा। तीसरा चिन्ह उस सर्टिफाइड लेबोरेटरी का है जिसने ये हॉलमार्क का साइन इस पर लगाया है। चौथा चिन्ह उस ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिससे आप ये ज्वेलरी खरीद रहे हैं। पांचवा चिन्ह कोड है ईयर ऑफ मार्किंग का, यानी किस वर्ष में ये मोहर लगाई गई है। तो दोस्तों, आगे से गोल्ड की चीज खरीदते समय ये मोहर अवश्य देखें, आपको धोखा नहीं होगा। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने सन 2006 में एक सर्टिफिकेशन जिसे FSSAI कहते हैं, सभी खाने पीने की बनाने वाली या उनको भंडार कर रखने वाली या बेचने वाली कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया था। यह भी एक तरह का लाइसेंस है जिसके तहत खाने पीने की वस्तु बनाने वालों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, जिससे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित आहार उपलब्ध कराया जा सके। यह FSSAI का लोगो खाने पीने की चीजों पर जरूर देखें। जिस खाद्य पदार्थ का निर्माता कोई और है और बाजार में बिक्री कोई और कर रहा है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ के पैकेट पर FSSAI के 2 लोगो और 2 लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है। तो आगे से कभी भी कोई खाद्य पदार्थ खरीदे तो ये लाइसेंस का नंबर जरूर देखें। FPO फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, यह सर्टिफिकेशन फ्रूट प्रोडक्ट्स जैसे जैम, जेली, सॉस, जूसेस, पिकल्स आदि बनाने वाले के लिए जरूरी है, जिससे निर्माता एक स्टैंडर्ड रख सके और जनता को एक सुरक्षित प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड उपलब्ध करा सके। इसका लोगो अपने प्रोडक्ट पर लगाना अनिवार्य है। FPO लाइसेंस 1955 से लागू है, पर मैंडेटरी सन 2006 में हुआ है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी आदि पर एक स्टार लेबल का स्टिकर लगा देखा होगा। यह लेबल उपकरणों की एनर्जी रेटिंग बताता है। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यह एक भारतीय प्रशासन का उपक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करता है। BEE ने यह लोगो एनर्जी लोगो हैवी एनर्जी अप्लायंसेस पर मैंडेटरी कर दिया है। इसके लोगो में स्टार बने होते हैं व किसी उपकरण पर यह लोगो देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह उपकरण कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। जिस उपकरण पर लगे लोगों में जितने ज्यादा स्टार दिखाई देंगे, उतना ही वह उपकरण कम बिजली खर्च करेगा।
इको मार्क। इको मार्क भी एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है तथा यह चिन्ह उन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है जिनके निर्माण में इकोसिस्टम पर बहुत कम इफेक्ट पड़ा हो और जो सेट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता हो। यह सर्टिफिकेशन भी BIS देता है। हैंडलूम मार्क, यह मार्का भी BIS ही निर्धारित करता है। जिस कपड़े पर हैंडलूम मार्क लगा हो, समझ लीजिए कि यह 100% हथकरघा उद्योग का ही उत्पादन है। वूल मार्क, अक्सर ऊनी कपड़े खरीदते समय हम एक टैग लगा देखते हैं जो वूल मार्क कहलाता है। वूल मार्क का लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेटिव लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। किसी ऊनी वस्त्र पर अगर वूल मार्क का लोगो लगा है तो वह 100% प्योर न्यू वूल से बना होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। और अंत में सिल्क मार्क। सिल्क मार्क लोगो वही सिल्क निर्माता लगा सकता है जिसने सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन से, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के तहत काम करता है, सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। किसी भी सिल्क की बनी हुई चीज पर अगर सिल्क मार्क का साइन या लोगो, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में ऊपर दिखाया है, लगा हो तो समझ लीजिए कि वह वस्तु प्योर नेचुरल सिल्क की बनी है। सो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी वीडियो देखी उसमें क्या था, उसमें जो ये हॉलमार्क्स हैं और इससे भी ज़्यादा हॉलमार्क्स के बारे में हमने समझा और उसकी क्या की इंफॉर्मेशन ली। तो इस चैप्टर में हमने ये समझा कि कंज्यूमर को हमेशा क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेने के पहले। फाइन। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा कंज्यूमर इन द मार्केट, आज वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड होता है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर लेंगे, बट उससे पहले कभी भी आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाओ या खरीदने जाओ तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट, उसकी प्राइस, सिंबल, ये सब चेक ज़रूर करना। वो क्या है, कस्टमर्स को अवेयर करता है कोई भी प्रोडक्ट्स लेने के लिए एंड जानकारी देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।